हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज पंजाब पुलिस कांस्टेबल की सीरीज में हमारी 7th क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि पिछली 6 क्लासेस को आप लोगों ने देख लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब एग्जाम जैसे 1 तारीख को आ गया है तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू हो जाना। जितने हमने नोट्स में क्वेश्चंस किए हैं, इस सीरीज में क्वेश्चंस किए हैं, उनको एक बार ज़रूर अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देख लेना। हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपनी सीरीज में मैं करवा दूं। तो आज की क्लास में भी नए वैरायटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पेन कॉपी साथ में रखना और साथ साथ सॉल्व करते रहना, ठीक है। आज शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए टेक एज मच टाइम एज बी एंड सी टुगेदर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ए उतना ही टाइम लेता है जितना बी और सी इकट्ठे मिलकर लेते हैं। तो पहले तो इसी पॉइंट से समझ लो कि ए और को उतना ही टाइम लगता है जितना बी और सी को लगता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए जितना काम करता होगा बी और सी मिलकर उतना ही करते होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही चीज है कि अगर ए को उतना ही टाइम लगता है जितना बी और सी को लगता है, मतलब दोनों काम भी सेम करते होंगे। तो ए अगर 1 यूनिट करता है तो बी और सी भी मतलब 1 यूनिट करते होंगे, मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि ए की जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर होगी, बी प्लस सी के। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो ए और बी मिलकर करते हैं काम को 10 दिन में। सी अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन में। सी करता है 15 दिन में। तो इस स्टेज तक आप लोगों को एफिशिएंसी निकालनी तो आ गई होगी कि कॉमन नंबर हम लोग क्या ले लेंगे, 60 ले लो, 30 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप ले लो। आंसर सभी से सेम आएगा। तो 60 के केस में ए और बी एक दिन में कितना करते होंगे, 6। सी एक दिन में कितना करता है, 4। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर मैं दोनों का कंबाइंड देखूं तो ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 10 यूनिट करते हैं। ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 10 यूनिट। अब मुझे पता है कि ए बराबर है बी और सी के, तो ये चीज तो तभी पॉसिबल होगी जब बी और सी भी 5 यूनिट करेंगे और ए भी 5 यूनिट करेगा। अगर दोनों की एफिशिएंसीज सेम है तो जितना काम बी और सी करेंगे उतना ही ए करेगा। तो 5 यूनिट ये कर रहा है, 5 यूनिट ये कर रहा है। अब मुझे पता है कि सी एक दिन में कितना करता है, 4। तो सी अगर 4 करता है तो बी इसका मतलब है 1 यूनिट करता होगा। एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बी अलोन कितने दिन में कर देगा। तो बी अगर अकेला करता है पूरे काम को तो 60 यूनिट करना है। एक दिन में बी कितना करता है, 1। तो कितने दिन लग जाएंगे, 60 डेज लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि ए की एफिशिएंसी बराबर है किसके, बी और सी के। और अगर दोनों बराबर है तो यहां से कंबाइंड 1 डे का डाटा देख लो कि तीनों मिलकर एक दिन में 10 करते हैं। तो इसका मतलब बी और सी भी 5 करेगा, ए भी 5 करेगा। यहां से सी का डाटा मुझे पता था 4 यूनिट है, तो बी का डाटा 1 हो गया। वहां से बी का अकेले का काम निकाल लिया। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए टाइप का है, तो आप लोग साथ में करते रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a man cover a certain distance at 10 km per hour or becomes 15 minutes late, but if he travel the same distance at 12 km per hour he becomes 5 minutes late। आपसे पूछा है डिस्टेंस बता दो। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों ही आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है इस वाले पार्ट में कि अगर कभी भी लेट और लेट का पेयर है तो जो टाइम गैप निकलता है वो कैसे निकलता है, माइनस करके। याद रखना ये वाला पॉइंट कि अगर लेट और लेट दिया हुआ है तो टाइम गैप जब भी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, माइनस से। उसी तरीके से अर्ली और अर्ली दिया होगा, अर्ली और अर्ली दिया होगा, तब भी टाइम गैप हम माइनस करके निकालेंगे। लेकिन अगर अर्ली और लेट देता है
अर्ली और लेट का कॉम्बिनेशन देता है तो टाइम गैप हम प्लस करके निकालेंगे। याद रखना ये मैं टाइम गैप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पार्ट का आप लोगों को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 ही मिनट लेट पहुंचता है। तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम गैप कम हो जाएगा। तो पहले 15 मिनट लेट था, अब 5 ही मिनट लेट है। तो एक तो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि आप फॉर्मूले से करो, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड गैप इंटू टाइम गैप। एक तो ये फॉर्मूला है। अब एक चीज याद रखना, वैसे तो पता ही है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, लेकिन अगर दो स्पीड दी हुई है तो ये वाला मेथड लगता है डिस्टेंस निकालने के लिए। अब मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करता हूं, पहले वाली स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का गैप कितने का है 2 का। अब टाइम गैप अगर निकालते हो तो पहले 15 मिनट लेट था, अब 5 मिनट लेट है। दोनों कॉम्बिनेशन लेट और लेट के हैं, तो मतलब टाइम गैप हमारा कैसे निकलेगा माइनस करके। तो 15 में से अगर मैं 5 को माइनस कर देता हूं तो गैप कितने टाइम का आ जाएगा 10 मिनट्स का आ जाएगा। और इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो गैप आया है ये मिनट्स में आया है। यहां पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, वो मिनट्स में है। तो मिनट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। कैसे करोगे, डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व कर लो तो यहां से 12 इसको 5 पे कट कर देगा, 5 इसको 2 पे कट कर देगा, और 2 कैंसिल। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो ये है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला पहले भी कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग स्टार मार्क कर लो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लो कि अगर फॉर्मूले वाइज नहीं जाना चाहते तो एक पैटर्न और है, वो भी समझ लो। मैं ये चीज जानता हूं कि स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर मैं स्पीड बढ़ा देता हूं तो किसी जगह पहुंचने में टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर स्पीड कम कर देता हूं तो सेम जगह पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम हो जाएगा, स्पीड कम कर दोगे टाइम ज्यादा लगेगा। वही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। जैसे अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, ये सेकंड पैटर्न है। अगर स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड हमारा 10 से कितनी हो रही है 12। स्पीड अगर 10 से 12 हो रही है तो टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम और स्पीड उल्टा चलते हैं। तो ये 10 से 12 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 12 से कितना हो जाएगा 10। अच्छा, इनके बीच में गैप कितने का आ रहा है 2 का। लेकिन क्वेश्चन में जो टाइम गैप हमारे पास है वो कितने का है 10 मिनट का। अब ध्यान से सुनो, इस 2 को 10 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे 10 का गैप चाहिए, 2 तो है ही है मेरे पास। 10 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी यहां 60 मिनट्स आ जाएगा और यहां आ जाएगा 50 मिनट्स। अब मेरे लिए कन्वीनियंट ये है कि मैं इस साइड से निकाल लूं, आंसर दोनों से आ जाएगा। लेकिन 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर, तो मेरे लिए इस साइड से निकालना ज्यादा आसान है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जब स्पीड हमारे पास से 10 है तो टाइम कितना लग रहा है, इसको मिनट्स में नहीं रखूंगा, आवर्स में रखना है। 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो हमारा दोनों मेथड सही है, आप लोगों को जो कन्वीनियंट लगता है आप उससे कर सकते हो। लेकिन फिर बता रहा हूं ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्स है, एक दूसरे के उल्टा चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 30%। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय ओनली 10%। ड्यू टू दिस द फैमिली यूजेस 10 kg लेस शुगर देन एवरी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्राइस जो है शुगर का वो हमारा इंक्रीज कर गया 30% से, लेकिन जो फैमिली है वो अपना खर्चा सिर्फ 10% ही बढ़ा सकती है, 30 तक नहीं जा सकती। पहले जितना खर्चा कर रही थी उससे 10% ही खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो 30% हो गया। तो इसका मतलब ध्यान से समझना पहले मेरा लॉजिक, कि अगर सामान 100 का मिल रहा था पहले, तो अब उसका प्राइस कितना हो गया है, 130 हो गया। पहले जो सामान 100 का था वो अब कितने का हो गया, 130 का। लेकिन मेरा जो खर्चा है वो मैं 10% ही बढ़ा सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं अब 100 की जगह कितना खर्च कर सकता हूं, 110 रुपए। पहले मैं 100 खर्च कर सकता था, लेकिन अब कितना खर्च कर सकता हूं, 110 रुपए। लेकिन प्राइस एक्चुअल में है कितना, 130। मतलब अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, इस पॉइंट को सब लोग ध्यान से समझना, प्राइसिंग की बात करता हूं मतलब मैं 110 से मेरा प्राइस अब कितने का हो गया है, 130 का हो गया। मेरा प्राइस कितना हो गया, 110 मैं खर्च कर सकता था, लेकिन प्राइस कितना है, 130 है। तो प्राइस अगर 110 से 130 हो रहा है, तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक चीज समझो, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया कि स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, स्पीड बढ़ता है टाइम कम होता है, उल्टा चलते हैं। सेम रिलेशनशिप प्राइस और कंजम्पशन में होता है, कि प्राइस अगर किसी चीज का बढ़ा दोगे तो उसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, प्राइस कम कर दोगे तो ज्यादा खरीद सकते हो। तो प्राइस और कंजम्पशन भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज ध्यान से देखना कि प्राइस 110 से 130 हो रहा है, तो एक काम करो, पहले तो इसी को रिड्यूस कर लो, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो प्राइसिंग की अगर बात करूं, प्राइस की बात करूं, तो दोनों से 0 0 हटा दूं तो मैं कह सकता हूं प्राइस 11 से 13 हो गया। तो प्राइस 11 से 13 हो रहा है, तो कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई कंजम्पशन हमारा 13 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्राइस 11 से 13, कंजम्पशन उल्टा चलता है तो 13 से 11। यहां गैप कितने का आ रहा है, 2 का। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है कि अब वो 40 किलो कम खरीद रहा है, मतलब गैप मुझे 40 का चाहिए। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 40 आ जाए, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पहले वो कितना खर्च कर रहा था, 260 किलो कर रहा था। अब कितना कंजम्पशन है उसका, 220 किलो। तो एक चीज समझ रहे हो, पहले 260 किलो का खर्च था, अब 220 किलो का, गैप देख लो 40 किलो का आ गया। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल कंजम्पशन, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो पहले वाला डाटा होता है ये ओरिजिनल होता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 260। लेकिन अगर आपसे न्यू या फिर करंट कंजम्पशन पूछ ले, तो फिर उस केस में आंसर क्या होगा, 220 होगा। इस चीज का ध्यान रखना, जो पहले होता है वही ओरिजिनल वाला होता है हमारा। ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन में इनवर्स होता है, सेम वही चीज स्पीड और टाइम में भी इनवर्स होता है, उल्टा चलते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल द आर्टिकल एट X% लॉस बट यूजेस 20% लेस वेट एंड गेन 20%। शॉपकीपर कहता है कि भाई मैं लॉस में बेच रहा हूं X%, लेकिन वो वेट जो यूज कर रहा है वो 20% कम करता है, और उसके बाद उस पर 20% कमा लेता है। तो आपसे पूछा है कि X की वैल्यू निकालो। तो एक चीज ध्यान से समझना कि मान लो 100 ग्राम का सामान था, और 100 ग्राम हमारे पास 100 रुपए का है। 100 ग्राम का सामान था और 100 ग्राम हमारे पास कितने का है, 100 रुपए का। बट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 100 ग्राम नहीं दे रहा, वो कर क्या रहा है, 20% कम वेट दे रहा है। मतलब वो 100 की जगह मुझे कितना वेट दे रहा है, 80 ग्राम।
तो 80 ग्राम्स की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 80 रुपए होनी चाहिए थी। 100 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो वो दे तुम्हें 80 ग्राम रहा है, तो 80 ग्राम की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 80 रुपए। लेकिन इसके ऊपर वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ध्यान से समझना, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो अब कॉस्ट प्राइस उसको कितने का पड़ा सामान? 80 रुपए का। और इस पे अगर 20% कमाएगा तो 20% ऑफ 80 कितना हो जाएगा? तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, 20/100 इंटू 80 हो गया, यानी 16 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 16 का। मतलब कि वो 80 ग्राम हमें दे कितने में रहा है? वो 80 ग्राम मुझे दे रहा है 96 रुपीज में। इन दोनों को ऐड कर दिया, 80 ग्राम वो मुझे कितने में दे रहा है? 96 में। देना था 100 ग्राम, दे रहा है 80 ग्राम। 100 ग्राम की कॉस्ट थी 100 रुपए, लेकिन 80 ग्राम वो प्रॉफिट लगाने के बाद मुझे कितने का बेच रहा है? 96 का। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो बोल रहा है मैं 100 ग्राम दूंगा, दे रहा है 80 ग्राम, तो उसने एक्चुअल में लॉस लिया कितना है? तो मतलब वो 100 की चीज 96 में बेच रहा है। वो तो यही बता रहा है कि मैं 100 की चीज कितने में बेच रहा हूं? 96 में। तो लॉस कितने का ले रहा है? 4% का लॉस ले रहा है। इस चीज को ध्यान से समझना, देना था 100 ग्राम, दे रहा है 80 ग्राम, बट वो कह रहा है कि मुझे पहले लॉस हो रहा है उस चीज पे, बट वेट वो यूज करता है 20% कम और 20% प्रॉफिट कमाता है। तो मतलब अगर 100 ग्राम 100 का था, 80 ग्राम दे रहा है, तो 80 ग्राम की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 80 रुपए। 80 रुपए पे वो 20% अगर प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो कितने में बेच रहा है सामान को? 96 में। बोलना तो उसने यही था कि मैं 100 ग्राम दे रहा हूं। तो अगर 100 ग्राम की जगह वो 80 ग्राम दे रहा है और 100 की जगह 96 में दे रहा है, तो वो तो यही बोलेगा ना कि मुझे 4% का लॉस हो रहा है। तो वही चीज उसने क्वेश्चन में पूछी थी कि लॉस कितने का है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4% का लॉस है उसको। इस क्वेश्चन को एक दो बार जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना कि वर्डिंग क्लियर हो जाए सबके माइंड में कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ B। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब उल्टा चल रहे हैं। तो वो मुझे ये समझा रहा है कि A की जो प्रोपोर्शनैलिटी है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? क्यूब ऑफ B के, B के क्यूब के। A जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? B का क्यूब का। अब वो कह रहा है कि अगर A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। तो एक चीज याद रखना कि जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। इस लाइन को फिर अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि A इज इक्वल टू A अपॉन बी क्यूब। याद रखना, जब प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल टू में लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है K। ये मैं जानता हूं आप लोगों का थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बन जा रहा है, लेकिन ये आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, और आपको सिर्फ ये दोनों स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब 1 अपॉन के टर्म्स में है, और जब प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, कौन सा? K। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि जब A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू कितनी है? 2। यहां वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो A की वैल्यू अगर 3 है तो B की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 2 का क्यूब हो जाएगा यहां से। तो यहां से अगर मैं K की वैल्यू निकालूं तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं पार्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है K।
के की वैल्यू मैंने निकाली क्योंकि ए और बी की वैल्यू मुझे गिवन थी। अब आ जाओ वापस से इस वाले पार्ट पे। मुझे पता है ए की वैल्यू जो है वो के अपॉन बी क्यूब है, ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि अगर बी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू दी हुई है उसने कितनी 8/9, तो वैल्यू प्लेस कर दो। ए की जगह मैंने पुट कर दिया 8/9 इज इक्वल टू के की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 24 अपॉन बी क्यूब। तो 8 के टेबल में ये कट जाएगा कितने पे 3 पे, तो यहां से बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इंटू 3 27। तो अब बता नहीं सकते कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 27 होता है, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बस ये वाला पार्ट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी सब तो इजी है, वैल्यू पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, फिर दूसरी जगह वही इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू डाल के दूसरी की वैल्यू निकालो। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें 1500 और 2000, ठीक है। 4 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है 2250 के साथ, और बी इफ बी विड्रॉल आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद बी ने पैसे निकाल लिए, तो बी का शेयर पूछा है 900 में से कितना होगा। तो यहां ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ए बी और सी, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी लिखते हैं तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम पे। पिछली क्लासेस में भी जब हमने पार्टनरशिप के क्वेश्चन किए थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि हमेशा याद रखना कि पूरे पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला है कि प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पर। अब यहीं पर वही चीज अप्लाई कर दो। ए ने कितने लगाए 1500, ए ने लगाए हैं 1500। अच्छा, ए ने बीच में कभी पैसा ना डाला है ना निकाला है, मतलब अगर ईयर की बात हो रही है तो इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाए होंगे। अच्छा, बी की बात करते हैं, तो बी ने कितने लगाए हैं 2000, लेकिन बी ने अपने पैसे 9 महीने के बाद निकाल लिए हैं, मतलब ये 2000 उसने सिर्फ लगाए हैं 9 महीनों के लिए। और सी ने कितने लगाए हैं, तो सी ने ज्वाइन किया है 4 महीने के बाद 2250, तो 2250 और कितने महीने के लिए लगा के रखे होंगे 8 महीने के लिए, क्योंकि आया ही 4 महीने के बाद है। अब यहां से सॉल्व कर लो। अगर मैं देखूं, पहले तो कटिंग करता हूं, तो कटिंग में 0 से 0, एक एक 0 सबका कट गया। अच्छा, इसके बाद 4 के टेबल पे कट कर दो, तो 4 के टेबल में ये कट गया 3 पे, 4 इसको कट कर देगा 4 5 20 50 पे, और 4 इसको कट कर देगा 2 पे। अच्छा, इसके बाद 25 के टेबल में भी कट हो जाएगा, तो 25 के टेबल में 150 कितने पे चला जाएगा 6 पे। 25 के टेबल में 50 कितने पे कटेगा 2 पे, और 25 के टेबल में 225 कितने पे कट जाएगा 9 पे। 2 भी कॉमन दिख रहा है, 2 भी उठा दो, यहां से 2 गया, यहां से 2 गया, और 2 ने इसको कट कर दिया 3 पे। अब कटिंग हो जाएगी, अभी भी हो जाएगी, ये तो सारे ही कट हो गया, तो 3 इंटू 3 9 होता है, 9 यहां से गया, 9 यहां से गया, 9 यहां से, तो रेशियो क्या आ गया 1:1:1 आ गया। अगर ये रेशियो आ गया, अगर ये रेशियो आ चुका है तो मतलब तीनों में प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। अब इक्वली डिवाइड होगा तो मतलब अगर 3 रुपए का प्रॉफिट होता तो 1 रुपए इसको मिलने थे, एक इसको, एक इसको, लेकिन 3 की जगह प्रॉफिट हुआ कितने का है 900 रुपए का। मतलब 3 की वैल्यू मुझे 900 बनानी है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 300 से कर दूं। तो जब यहां 300 से किया है तो जिसका भी पूछा है, बी का शेयर पूछा है, तो इसको भी 300 से कर दो, तो भाई 300 ही रुपए मिल जाएगा इनको। तो कुछ नहीं करना था, बस इसको लिखने का पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करो तो आपका प्रॉफिट डिवाइड होता है।
सभी में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दिया, किसने कितने महीने के लिए लगाया था। कटिंग करके जो रेशियो आ रही है वो 1:1:1 आ रही है, मतलब तीनों में जो भी पैसा होगा वो बराबर डिवाइड हो रहा है। तो अगर 900 रुपए है बराबर डिवाइड हो रहा है तो 300 रुपए मिल जाएंगे। बस इतना आसान सर। उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ स्टार लगा लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 42 स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में, 13 नए स्टूडेंट्स आने के बाद जो एक्सपेंस है वो 30 रुपए बढ़ जाता है, लेकिन जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 3 रुपए कम हो जाता है। आपसे पूछा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालो। तो हमने याद है पिछले क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट किया था बैट्समैन वाला कॉन्सेप्ट, कि बैट्समैन वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 मैचेस में जितने रन मारे हैं उसमें अगले मैच का ऐड कर दोगे तो 13 का टोटल आ जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले वाले स्लाइड्स में करवा चुका हूं, उस वीडियोस को एक बार गो थ्रू जरूर हो लेना। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को करने का वैसे तो सिंगल लाइन में आंसर आएगा, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूं कि 42 स्टूडेंट्स का कुछ टोटल होगा। 42 का जो टोटल है, अगर मैं उसमें नया खर्चा ऐड कर दूं, नया खर्चा कितने का हो रहा है, 30 ऐड हो रहे हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो टोटल अब कितने बच्चे हो गए हैं, 13 ऐड होने के बाद 55 बच्चे आ गए हैं। 55 का टोटल आ जाएगा। ध्यान से समझना, 42 बच्चों का जो टोटल खर्चा था उसमें अब 30 रुपए और बढ़ गए हैं, तो अब जो टोटल खर्चा बन रहा है वो कितने बच्चों का बन रहा है, 55 बच्चों का, क्योंकि 13 बच्चे ऐड हुए। तो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली कैसे लिखना है, तो भाई याद रखना, पहले की एवरेज क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज मैं जानता हूं कि अगर मुझे सम निकालना होता है, अगर मुझे सम निकालना होता है तो सम कैसे निकलता है, एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ टर्म्स से। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। लेकिन अगर मुझे सम निकालना है तो एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। तो अगर 42 बंदों का टोटल निकालना है तो मुझे नहीं पता पहले एवरेज क्या थी, तो उसको मैं एक्स ले रहा हूं। तो 42 बंदों का टोटल क्या बन जाएगा, 42x बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई एवरेज, तो वो क्या बन गया, सम बन गया। तो 42 का टोटल कितना बन गया, 42x। नए कितने खर्चा बढ़ रहा है, 30 रुपए का। अच्छा, अब मेरे पास टोटल कितने बच्चे हो गए, 13 बच्चे हो रहे हैं तो 55 हो गए। और वो मुझे कह रहा है कि एवरेज जो है वो 3 रन कम हो गई है, सॉरी 3 रुपीज कम हो गई है। तो अगर पहले x थी तो अब कितनी हो गई होगी, x माइनस। इस एक लाइन में सारा डाटा आ जाएगा। 42 के टोटल में नया खर्चा ऐड हो गया तो अब 55 बच्चों का टोटल बन गया। पहले का हमें एवरेज पता नहीं था तो 42x प्लस 30, अब एवरेज वो कह रहा है 3 कम हो गई है तो 55 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 42x प्लस 30 इज इक्वल टू 55x माइनस, और इनको मल्टीप्लाई करके ये कितना बन जाएगा, 165। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्स एक्स एक तरफ नंबर्स एक तरफ, 165 इधर माइनस का इधर आगे प्लस होगा तो ये हो जाएगा 195, और ये 42 उधर जाके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 13x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 195 अपॉन 13, 13 1 13 13 5 65, यानी 15 आ गया। यानी पहले जो हमारा एवरेज बन रहा था वो क्या बन रहा था, 15 रुपए का। अब क्वेश्चन में उसने पूछा फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि पहले कितना खर्चा हो रहा था। तो भाई पहले जो खर्चा था हमारा वो कितना था, 42x था, पहले वाला खर्चा यही था हमारा, तो निकाल लो।
तो एक्सपेंडिचर पहले वाला कितना था, ओरिजिनल वाला पूछा ना, तो ओरिजिनल वाला हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 42x, यानी 42 इंटू 15, और इसको अगर सॉल्व करते हो तो 21 इंटू 3 630 हमारा आंसर आ जाएगा, 630 सेकेंड ऑप्शन। तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन, क्रिकेट वाला क्वेश्चन कि एवरेज अगले मैच में इतने रन मार दिए, एवरेज इतनी बढ़ गई, ये दोनों सेम पैटर्न पे हैं। तो याद रखो कि इसको सॉल्व करने के लिए सिंगल लाइन से ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये वाली लाइंस क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a certain sum of money double itself in 6 years at simple interest। कोई पैसा है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है, वो डबल हो रहा है कितने सालों में, 6 सालों में। तुमसे पूछ रहा है वो कि 10 टाइम्स होने में कितने साल लगेंगे। तो एक चीज समझना, अगर मैं कुछ नहीं जानता हूं तो प्रिंसिपल को हमेशा क्या मानकर चलता हूं 100%। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तो प्रिंसिपल को मैं अपनी तरफ से क्या मान के चलता हूं 100%। वो कह रहा है कि पैसा डबल हो रहा है, डबल हो रहा है मतलब कि जो अमाउंट है वो हमारी कितनी हो गई है 200% हो गई है, पैसा डबल हो गया। तो अमाउंट में से जब मैं माइनस करूंगा प्रिंसिपल तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो मतलब मुझे 100% का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने सालों में, इन 6 इयर्स, 6 सालों में मुझे 100% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 टाइम्स होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो एक चीज समझो, 10 टाइम्स का मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट कितना चल रहा है 10 टाइम्स मतलब 1000। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 900% का मिलेगा। 10 टाइम्स का मतलब क्या है कि 100 की चीज कितने की हो गई 1000 की। तो अगर 1000 में से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट। 200 में से 100 माइनस किया था इंटरेस्ट आया था, 1000 में से 100 माइनस करूंगा ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बस मुझे 900% इंटरेस्ट चाहिए। तो दुनिया ये चीज समझो कि 100% इंटरेस्ट मिलने में मुझे लग रहे हैं 6 साल। तो 900% इंटरेस्ट मिलने में मुझे कितने साल लगेंगे निकाल नहीं सकता हूं, ये कितने टाइम्स है 9 टाइम्स। तो इधर भी 9 टाइम्स कर दो, 54 ईयर्स लगेंगे पूरा डाटा सॉल्व होने में। यानी 10 टाइम्स होने में हमारे कितने साल लग जाएंगे 54 ईयर्स लग जाएंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पैसा डबल हो रहा था मतलब 100 से 200 हो रहा था, इंटरेस्ट कितने का मिला 100 का, कितने साल में 6 साल में। आपको चाहिए इंटरेस्ट कितना 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब कि अमाउंट 1000 हो गई तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 900%। तो अगर 100% इंटरेस्ट मिलने में 6 साल लग रहे हैं तो 900% इंटरेस्ट मिलने में कितने साल लग जाएंगे 54 ईयर्स। उम्मीद करता हूं यहां तक के क्वेश्चंस जितने भी अभी तक हमने किए हैं क्लियर हो गए होंगे, साथ साथ आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, और चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है इन दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। तो ध्यान से समझना, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो इसमें जो b वर्ड यूज हो रहा है यही b क्या होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है। याद रखना a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, यही b को हम क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब वो पूछ रहा है कि भाई मीन प्रोपोर्शन बताओ इन दोनों का। तो मतलब a और c का वैल्यू दी हुई है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है, इस वाले पार्ट का बस आपको पता होना जरूरी है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। अब ध्यान से देखो a की वैल्यू क्या है
8 प्लस 4√2 अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी की वैल्यू क्या है 6 माइनस 3√2। यही डाटा है, तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। 2b मत लिख देना, मुझे पता है ये बहुत कॉमन एरर है। याद रखना कि जब b प्लस बी होते हैं तो ये 2b बनता है, लेकिन अगर b मल्टीप्लाई b है तो ये b स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो याद रखो मेथड क्या है, इस 8 को इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 4√2 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो मैं एक एक करके करता हूं। 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 8 6 48। 8 को माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 3 कितना होता है 24, तो माइनस का 24√2। तो 8 से तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब करते हैं 4√2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 4√2 को 6 से करोगे तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24√2। 6 इंटू 4 24, √2 साथ में है तो √2 आ गया। और जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम नंबर के, जैसे √2 इंटू √2 है, तो याद रखना दो रूट आपस में मल्टीप्लाई करके एक सॉलिड नंबर बनाते हैं, यानी इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है 2। तो अगर 4√2 और 3√2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 इंटू 3 तो 12 हो गया, और √2 इंटू √2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। साइन ध्यान से देखना, यहां माइनस का था तो जब भी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे जिसको भी तो माइनस का साइन आएगा। अब देख लो ये 24√2 प्लस का है, ये 24√2 माइनस का है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। 48 में से 24 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ऑप्शन में ध्यान से देखो, सारा रूट वाला डाटा दिया हुआ है, तो रूट वाला डाटा मतलब कि मुझे इनको रूट में लिखना है। तो अगर मैं फैक्टराइज करता हूं 24 को, तो 24 को यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां रूट लग जाएगा। 24 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू बी। वहां से स्क्वायर हटा, यहां रूट लग गया, और ये चीज आ गई 24 को ब्रेक करके। तो जब भी रूट के अंदर दो चीजें होती हैं तो वो कंपाइल होकर बाहर आ जाती है सिंगल टर्म में। तो यहां पर 2 दो बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 2, और 2 इंटू 3 अंदर क्या रह जाएगा 6। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज वाले क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने साथ साथ बना भी लिए होंगे, प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको मेरे वाले मेथड को एक दो बार देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, और साथ साथ जुड़े रहो ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, और तब तक अपना बहुत ख्याल रखो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।